तो अब हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तभी जस्ट मैंने वेंटिलेशन वगैरह बताया था, वो इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इतनी समझने वाली चीज़ें वो रहती हैं तरीके इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन में। उसमें मैंने बहुत चर्चा करी थी कि ये इसका यूज होता है इसमें। तो इसमें तो हम डीज के बारे में कुछ पढ़ ही लेंगे, कुछ हद तक हम डीज के बारे में पढ़ लेंगे कि कौन सी डीज कैसे डेवलप होती है। पल्मोनरी एडिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जैसे कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में समझेंगे काफ़ी हद तक। मैं पूरी डिटेल में नहीं आऊँगा क्योंकि सिंपल सी बात है, फिर वो मेडिसिन एक्सपर्ट तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक हमको पैथोलॉजी में नहीं जाना पड़ेगा, इसके बाद फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट ही होता है इसका, वो काफ़ी हद तक समझ लेंगे। पैथोलॉजी में उसको चैप्टर को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं ये चीज़ कैसे। तो मेन कॉन्सेप्ट आता है जो सबसे पहले आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, कि पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर के अंदर रहता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है हमारा इस तरीके से, कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। ये चीज़ है ना, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कितना रहता है? सिस्टोलिक रहता है हमारा 25। डायस्टोलिक तो कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि वो वेसल्स टाइप नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या किया, आर्टरी में आते हुए कितना हो जाता है? 25/8 हो जाता है। 25 सिस्टोलिक, 8 डायस्टोलिक। ये तो आंकड़े में देख के बोल सकता हूँ, चाहे तो देख के याद कर लेना, मैं देख के बोलने जाता है। इसलिए ये चीज़ें आंकड़े हैं, ये चीज़ याद रखना कितने हो गए। फिर उसके अलावा मीन शायद 14 हो जाता है, उसके बाद फिर घट के 8 हो जाता है, जैसे इसमें वीनस में बात करके चलें तो ये चीज़ हो जाती है। इस पर प्रेशर हो जाता है, तो ये चीज़ इसके एक तरह नॉर्मल आंकड़े हैं। अब ये प्रेशर किस प्रकार निकाला जाता है? तो ये प्रेशर पूछा जाता है जैसे पल्मोनरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी वेज प्रेशर का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर निकाला जाता है। और वो कैसे निकाला जाता है कि हम क्या, कि कैथेटर होता है वो जोड़ देते हैं तो पल्मोनरी एट्रिया से, उससे हिसाब लगा लेते हैं। मिनिमम वैल्यू शायद 1 या 2 तक रहती है, मैक्सिमम 5 तक रहती है उसकी। और 5 आता है जैसे यहाँ पर उसकी वैल्यू रहती है उसकी बेस्ट 5 मिलीग्राम mm ऑफ mg पल्मोनरी, मतलब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर वो रहता है, पल्मोनरी वेज प्रेशर होता है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ है पता होना चाहिए, खास कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन होता है अपर साइड कैपिलरी से मिल जाता है 8 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, क्योंकि सिंपल है। अब प्रेशर मैन तरफ दिखेगा होता ही है, उसमें थोड़ा कम तो रहता है, ज़्यादा कर देना ये नहीं है। लिखते बात ये कैपिलरी के बाद 12 से 8 हुआ, 8 की मैंने 4 ही कर दिया, 5 कर दिया, ये चीज़ करना नहीं है। 12 से 8 रहता है ज़्यादातर, और उसमें रेंज वेरी कर जाती है 1 से लेकर 5 तक। ये तो अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखने में कोई बात नहीं। मेन जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे वो आ रहे हैं। इधर सिंपल सी बात है, ब्लड वॉल्यूम के बारे में सिंपल सी बात है। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे दिया होता है कि हाइपोक्सिया में क्या होता है, इधर ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स का। तो जो हाइपोक्सिया जब भी होता है तो जो हमारी इधर पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती है उसमें होता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये कॉन्सेप्ट। और जो हमारी सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स होती है और उनमें होता है ब्रोंकोडायलेशन। अब अब ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ होने का कारण ये है कि सिस्टो जो हमारे जो पल्मोनरी वेसल्स है उनमें स्पेसिफिक गुण होता है कि उसमें पोटेशियम डिपेंडेंट चैनल रहते हैं, क्योंकि पोटेशियम है, क्योंकि हाइपोक्सिया वाले केस है उसमें ऑपरेट नहीं करते। अब हाइपोक्सिया वाले केस में पोटेशियम वाले चैनल ऑपरेट नहीं करेंगे तो कैल्शियम वाले चैनल हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम चैनल ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा तो क्या होगा, इधर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कैल्शियम मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो इसलिए क्या होगा, इस तरीके से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या मिलता है हमको, ब्रोंको मतलब जो वेसल्स, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का ही बोल रहा हूँ मैं, वेसल्स का वाले ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। और जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ब्लड वेसल्स का इस तरीके से क्या मिलेगा, डायलेशन मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं, ये मेन आपको याद रखना कि वैसे उसमें क्या मिलता है एक तरीके से, जब भी हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होती है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, और उसमें क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, या बार बार क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, और उसके अलावा उसमें वेसो डायलेशन मिलता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ये चीज़। अब सिस्टेमिक वो उसमें हमने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ा, हमने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी ज़्यादा। अब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो बढ़ा। अब सिंपल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या हुआ, हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा तो सिंपल सी बात है जो ब्लड प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरीज का वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा,
तो बढ़ेगा। तो उसी प्रकार इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है कि हाइपोक्सिया से करने बार काफ़ी बार होता है कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बिल्डअप हो जाता है। ये चीज़ मैं बताना जरूरी था, क्योंकि काफ़ी बार मेडिसिन एक्सपर्ट के लिए सीधे लिख दिया जाता है कि हाइपोक्सिया डेवलप हुआ, हाइपोक्सिया से सीधे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। तो वो उसके बीच की चीज़ें वो नहीं समझ पाते। तो उसमें मेन चीज़ होती है कि तो वो डेवलप हुआ, जिसका कारण मैंने बता दिया कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों डेवलप हो रहा है, ये चीज़ें। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता था। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बराबर रहता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है राइट एट्रियम पे, जो राइट वेंट्रिकल पे ज़्यादा दबाव होगा उसको काटने का। ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। ये चीज़ें क्योंकि राइट वेंट्रिकल सिंपल सी बात है। अब जैसे आप टोटल ब्लड प्रेशर भी तो काउंटिंग करें, जैसे टोटल ब्लड प्रेशर तो आप बहुत लंबा सोचें कि यदि वो कॉन्स्ट्रक्शन कर रही हैं पल्मोनरी वेसल हमारे, तो राइट वेंट्रिकल जो प्रेशर लगा रहे हैं नॉर्मल, उससे तो कम चल ही रहा है, तो प्रेशर बढ़ाएगा तो सही है अपना थोड़ा सा। कोई सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत या तो हार्ट रेट बढ़ाएगा या फिर वॉल्यूम बढ़ाएगा, और दोनों चीज़ बढ़ाने में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा एक तरीके से। मेन शुरुआत में डायस्टोलिक बढ़ा रही, बाद सिस्टोलिक भी तो बढ़ा, इसलिए टोटल पल्मोनरी हाइपरटेंशन बिल्डअप हो जाती है इस प्रकार। और भी ज़्यादा तो कार्डियक कोज रहते हैं इसके। सिंपल सी बात है कि इससे जैसे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर रहता है, इस तरीके से काफ़ी हद तक कोज इसका। सिंपल सी बात है। लेकिन काफ़ी बार यही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ब्रोंको क्वेश्चन हाइपोक्सिया के कारण पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल जाती है। ये चीज़ है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में मैं बचे हुए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका जस्ट अगला लेक्चर से ही मान लीजिए, अभी मैंने इसकी चर्चा कर दी है। फिर उसके बारे में बातचीत करें तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, तो ये पता लगा रही है। उसके अलावा ये बात चलती है, उसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट होता है। जैसे मैं टॉपिक में क्रम से पढ़ाऊंगा तो उस पर आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि जो हमारे जो नीचे की जो वेसल्स होती हैं उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो अपर वाले पोर्शन से ज़्यादा मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ आप खड़े हैं या बैठे हैं मेरी तरीके से, यदि आप लेट ना हो तब ये चीज़ नहीं आएगी। ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ये नीचे नीचे वीनस पुलिंग रहती है, तो उससे क्या होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे लोअर लिम्ब वगैरह में ज़्यादा मिलता है थोड़ा सा, और अपर लिम्ब वगैरह में एक तरीके से थोड़ा सा कम मिलता है। ये चीज़ समझिए जी होती है। अब सिंपल सी बात है, मान के अगर बात करने चलें तो इससे हमें लंग्स के बारे में पता लग रही है, क्योंकि लंग्स में क्या होगा एक तरीके से जो बिल्कुल अपर पोर्शन होगा वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा कंपेरेटिवली, सिंपल सी बात है। और जो नीचे की साइड होगी वहाँ पे सिंपल सी बात ब्लड फ्लो या आर्टेरियल प्रेशर का है वो एक तरीके से नीचे की साइड ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना है बस, मेन बात ये। इसमें आटम सटम ज़्यादा लिखी हुई है, ये आइटम यहाँ मैंने आटम सटम ज़्यादा लिखा हुआ है, फालतू फालतू की चीज़। फिर आती है मेन, तो इस प्रकार हम जून्स में डिवाइडेड कर देते हैं उन चीज़ों को। सिंपल सी जून 1, 2, 3 में पढ़ाऊंगा ये वीडियो। तो इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, मेन कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सी बात है, वो कॉन्सेप्ट हमारा पल्मोनरी एडिमा का। एडिमा का एक जनरल कॉन्सेप्ट रहता है, पैथोलॉजी में मैंने पढ़ा था, इसमें मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। पैथोलॉजी में ये पढ़ा था कि जब ब्लड बहता है तो ब्लड चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरे, तो ब्लड प्रेशर इस तरह से प्रेशर बनाता है ब्लड वेसल्स का निकलने के लिए कि कहीं छोटे छोटे छेद मिल जाए, वहाँ से वो ब्लड निकल जाए बाहर, लेकिन ब्लड बाहर निकलता नहीं है। तो एक तरीके से ये दबाव तो ये है कि ब्लड बह रहा है ब्लड वेसल्स में, लेकिन वो बाहर निकलना चाह रहे, तो ये हो गया हमारे तरह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो बहता हुआ जो है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक हमारे एल्बुमिन प्रोटीन हुए या और जो हुए एल्बुमिन प्रोटीन कहता है वो क्या करता है एक तरीके से उसको ब्लड प्रेशर, उसको एक दूसरा प्रेशर लगाता है अंदर की साइड, जिसको हम कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। ये चीज ध्यान, ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या करता है हमारा अंदर की तरफ दबाव लगाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड ज़्यादा जाता नहीं है, जाता भी थोड़ा बहुत जैसे बाहर गया। तो फिर उसके अलावा लिम्फेटिक्स में नेगेटिव प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत, जो आसपास के लिम्फेटिक्स है तो जो फ्लूइड निकलता भी है उसे लिम्फेटिक्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एक तरीके से प्रेशर होते हैं ग्रेडियंट करने वाले। अब मान के चले पल्मोनरी जो लेवल पे बारे में बात करके चले तो उसमें क्या रहता है कि टोटल जब हिसाब लगाते हैं हम तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर का, तो ब्लड वेसल मतलब +1 बचता है, वो कैलकुलेशन आप देख लेना। तो वो +1 कैलकुलेशन को बचाने के लिए क्या करता है जो हमारे लिम्फेटिक्स है वो उसको इतनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो ये एक तरीके से सिस्टम चल रहा है नॉर्मल हमारे
किसमें तेरे पल्मोनरी सर्कुलेशन में, कहीं के भी सर्कुलेशन चल सकता है, नहीं पल्मोनरी की संदर्भ में बात करेंगे तो आप यहाँ को ज़्यादा बाहर जाने कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये पल्मोनरी लेवल पे भी ये बातचीत चल रही है। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, बारे में बात करनी चले तो अब पल्मोनरी एडिमा जो डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है, मान के चले ये एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पल्मोनरी एडिमा के बारे में, काफ़ी आगे चल के आपसे चर्चा की जाएगी मेडिसिन में, तो चीज़ें बता दी जाएगी इसमें पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है, लेकिन आपसे ये नहीं बताया जाएगा पल्मोनरी एडिमा कैसे डेवलप हो रहा है। तो पल्मोनरी एडिमा कैसे डेवलप हो सकता है, अब सिंपल सी बात है, जो सिंपल सी बात है, जो ब्लड को बाहर भेजने वाले फैक्टर है या तो वो बढ़िया है, एडी में कैसे डेवलप हो गया, तो ब्लड को बाहर भेजने वाले फैक्टर बढ़ जाए, या फिर जो ब्लड को अंदर भेजने वाले फैक्टर थे या उनको प्रेशर था वो एक तरीके से घट जाए, ये हो सकता है दो चीज़ का, और तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल कहते हैं ये चीज़ हो सकती है। अब ये जो ब्लड को बाहर भेजने वाला फैक्टर है वो कब बढ़ेगा, जब ब्लड बढ़ जाएगा टोटल, सिंपल सी बात है, टोटल ब्लड ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। मान के चलो गुब्बारे में तो पानी निकलने की संभावना कब है, हर चीज़ गुब्बारे में आता है, जब गुब्बारे में पानी निकलने की संभावना कब ज़्यादा है, जब उसमें ज़्यादा पानी हो रहा हो, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से गुब्बारे या पाइप ले लीजिए, इसमें तो जब पाइप का एग्जाम्पल आता है, पाइप में से पानी निकलने की संभावना ज़्यादा कब है, सिंपल सी बात है, जब वो सिंपल पाइप में पानी ही ज़्यादा बह रहा हो तब संभावना ज़्यादा है। अब ब्लड में लंग्स में ब्रेस्ट लंग्स की जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड कब ज़्यादा होगा, या तो सिंपल सी बात है, जो हमारे जो क्या होते हैं ना, ये ब्लड जो होता है तरीके से जो ऑक्सीजनेशन होगी कहाँ आता है हमारा, इधर लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो लेफ्ट एट्रियम काम नहीं कर रहा है, या इस तरीके से जो लेफ्ट एट्रियम जो आगे भेज रहा था हमको एक तरीके से वेंट्रिकल में वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि इधर माइट्रल स्टीनोसिस हो गई तरीके से, ये पैथोलॉजी हो सकती है। अब माइट्रल स्टीनोसिस नहीं हुई तो माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, रिगर्जिटेशन हो जाएगा कि रिगर्जिटेशन में ये हो रहा है कि तो आगे सिस्टम में सर्कुलेशन में भेज रहा है ब्लड को, तो वो सिंपल सी आता है, वो थोड़ा बहुत ब्लड दोबारा किसमें भेजा है, लेफ्ट एट्रियम में भेज रहा है। अब लेफ्ट एट्रियम में कोई ऐसा कोई अनंत संसार तो है नहीं है कि सिंपल सी बात अपना ही रख लेगा वो, तो अनंत संसार से वो मतलब बिना अनंत संसार वाला जो हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ऐसा ब्लड को कहाँ भेज दे वापस हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ब्लड प्रेशर ब्लड यदि ज़्यादा हो गया, सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो बढ़ जाएगा, सिंपल से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा हमारा जो इस तरीके से पानी होता है या इस तरीके से एडिमा होता है वो डेवलप होने लग जाएगा, वो सिंपल सी बात है बाहर ब्लड वेसल से बाहर निकलने लग जाएगा, लिम्फेटिक की वजह से नहीं कर पाएंगे उसको, एक कारण तो ये होगा गया। दूसरा काम होता है जो इन्फेक्शन वगैरह में देखने को मिलता है, जिसमें क्या है कि जो लिम्फेटिक जो होता है वो रहता है हमारे क्लियरेंस करने के लिए, सिंपल सी बात है, जो लिम्फेटिक क्लियरेंस करने के लिए रहता है वो उसमें डिफेक्ट आ गया, जिसमें निमोनिया हुआ या और हुआ कंडीशन हुई हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जाती है, वो उसमें तो करिए चीज रहती है। बाकी एक इन्फेक्शियस पल्मोनरी एडिमा रहता है, नॉन इन्फेक्शियस रहता है, ये तो कार्डियोजेनिक कोज वगैरह रहेगा, फिर तो कार्डियोजेनिक कोज वगैरह वाला एडीमिया हो गया, और एक तरीके से नॉन कार्डियोजेनिक कोज वगैरह एडीमा हो गया, एक तरीके से इसमें डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेडिसिन एक्सपर्ट में जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये चीज़ें होती है, इस तरीके से इन्फेक्शन पर देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या हो गया इस तरीके से ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन इंजर्ड हो गया, लिम्फेटिक्स काम नहीं कर रही, और ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन में इतनी दम नहीं है, आसानी से निकलेगा, तो ये चीज़ होगी इन्फेक्शियस कंडीशन में सकते हैं। बाकी मेरा कॉन्सेप्ट इसको बताया जाता है कि कार्डियो कंडीशन डेवलप होती है पल्मोनरी एडिमा में, ये चीज़ ध्यान रखना, और इन्फेक्शन मतलब कि लिम्फेटिक्स वगैरह काम नहीं कर रही, लिम्फेटिक्स वगैरह ये चीज़ होती है, तो ये चाहिए हमको एक तरीके से कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं एडिमा को बचाने के लिए वो पता होना चाहिए, तो ऑन्कोटिक प्रेशर लग रहा है, लिम्फेटिक लग रहा है। अब मान लो अक्यूट कंडीशन में बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया तो कौन उसको बैलेंस करता है, तो मेन एक तरीके से उसको बैलेंस करने का काम होता है ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ता हुआ। क्रॉनिक कंडीशन हुई, क्रॉनिक कंडीशन में कौन बैलेंस करेगा, तो वो लिम्फेटिक्स करेगा, वो लिम्फेटिक छोटे मोटे लेवल पे बैलेंस करता है, छोटे मोटा लेवल पे यदि क्रॉनिक लेवल पे बैलेंस कर रहा है तो वो अपने इतनी उसकी तमाम मेम्ब्रेन भी बढ़ जाती है, सिंपल से आता है अक्यूट कंडीशन में तब एल्बुमिन की लेवल बढ़ाएंगे शरीर में, लेकिन अब क्रॉनिक कंडीशन अब तो लिम्फेटिक्स भी तो बड़ी हो सकती है ना, तो इसलिए क्रॉनिक कंडीशन में लिम्फेटिक्स रहता है मेन यूज है, एक्यूट कंडीशन में बॉडी प्रेशर रहता है मेन यूज है। अभी गाइडेंस में डिस्कस कर रखे हैं, ये तरह ज़्यादा सीरियस कॉन्सेप्ट नहीं है आपको याद करने के लिए। मेन चीज़ अब आता है हमारा मेन टॉपिक, वो आता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
अब फिर वाइवा में सेपरेट इस तरीके चार्ट होता है, इस तरीके मतलब ये क्या कहते हैं, मैं ध्यान भूल गया उसको, फर्स्ट ईयर वाली बात थी। तो उसमें कैटालॉग सा होता है, क्या होता है बताएंगे अब पता वो वाइवा वाइवा दिया हुआ आपने। तो उसको उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछे जाता है, काफ़ी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे। तो ये चीज़ ध्यान रखना उसके रिलेटेड कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है वो चीज़। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के आधार पे हम जो डिवाइड करते हैं एक तरीके से एरिया को डिवाइड करते हैं 3 भागों में, और उसके अलावा हम उसको लेके ग्राफ बनाने का भी काम करते हैं। तब मैं ग्राफ के बारे में बात करूँ, फिर मैं एरिया के बारे में बात करूँगा। तो ग्राफ के बारे में कैसे प्रकार के एरिया हो सकते हैं, जैसे वेंटिलेशन का, वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन जैसे नॉर्मल दुनिया की। तो वेंटिलेशन मैंने बताया था 350 इंटू 12 कर दिए कितना आएगा, 4 लीटर आ गया हमारा। और वेंट पर नॉन परफ्यूजन कितना होता है, 5 लीटर आता है। नॉर्मल लेवल पे इसकी 0.8 या 0.9 रहती है, 16 तक माना जाता है नॉर्मल, तो 0.9 लिखा रहता है किताबों में। तो 0.8 से 0.9 तक का जो मामला है वो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा बढ़ने लग गया, सिंपल सी बात है। तो उसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे वेंटिलेशन ज़्यादा है लेकिन परफ्यूजन नहीं है, मतलब क्या है, मतलब है एक तरीके से डेड स्पेस। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि जो वेंटिलेशन है उसका मतलब ही कब बनता है, जब उसको ब्लड वेसल्स आए और उससे ऑक्सीजनेट होके जाए ब्लड, क्योंकि खाली हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, हमारे ब्लड वेसल से ही यूटिलाइज करेंगे। ये नहीं कि अब लंगन है ली बिना ब्लड वेसल के सीधा हार्ट में भेज दिया, ऑक्सीजन हमारे मसल में भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड वेसल की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी हमारे लंग्स की है, कि उसको ब्लड को एक तरीके से ऑक्सीजन को पहुँचाने में। ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहे। तो डेड स्पेस किसको कहते हैं, कि सिंपल सी बात है इसमें वेंटिलेशन तो हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है, यानी कि वो ऑक्सीजन जैसी गई थी वैसी ही लौट के आएगी। तो ये होता है हमारा डेड स्पेस। फिर दूसरी एक और चीज़ क्या हो सकती है कि वहाँ पे ब्लड वेसल तो चल रही है, ब्लड फ्लो तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उतनी ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच रही। ये चीज़ भी तो सकती है, यानी एक तरीके से परफ्यूजन तो अच्छा खासा है लेकिन वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है यानी कि इस तरीके से ब्लड वेसल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेके गई थी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आ गई, कुछ भी चेंज नहीं आया। अब सिंपल बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आ गई तो उसका कुछ मतलब थी ना रहा, इतना हमने मैकेनिज्म चला रखी है, ये एक ही हार्ट काम करता है हमारा। सिंपल सी बात है, काम करता ही है, वो हमारा फीटा सर्कुलेशन जैसा होता है उसका वैसे ही काम करता है। तो वो चीज़ हमें काम नहीं करती, कुछ का कुछ खास मतलब बचेगा नहीं उसका। तो ये चीज़ बात कर रहे थे, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ये जाने का स्टंट कहते हैं। ये फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं, दोनों चीज़ डेड स्पेस में फिजियोलॉजिकल अनाटॉमिकल भी होता है, पैथोलॉजिकल ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ हमने बातचीत कर ली, तो मैं जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया इसके बारे में। अभी इसके आगे चर्चा करें इसके बारे में, जोन्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो मैं इसकी ग्राफ के बारे में चर्चा करूँगा। ये काफ़ी बार पूछा गया है ग्राफ, ये थोड़ा सा अनाटमी में दिखाएं यहाँ पर, तो किताब में देखने को मिल गया होगा। तो अपर वाला पोर्शन ध्यान रखें, तो वेंटिलेशन वाटर परफ्यूजन का रेशियो है वो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि सिंपल सी बात है, आदमी को वेंटिलेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है जो शुरू शुरुआत में डीऑक्सीजनेट ब्लड गया, डीऑक्सीजन जैसे ही लंग में जाने लगेगा तो शुरू शुरुआत में ऐसा तो है नहीं वेंटिलेशन हो जाएगा उसका जाते ही। तो शुरू शुरुआत में उसका मतलब ब्लड है वो लंग में तो है लेकिन उसका वेंटिलेशन नहीं हुआ है, यानी कि जो जितनी कंसंट्रेशन लेके आ रहा था 40/45 सिस्टमिक सर्कुलर वीनस ब्लड, वही सिंपल सी बात है हमारे लंग में है, उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि उसका वेंटिलेशन नहीं हुआ। और हमारा क्या हुआ, इस तरीके परफ्यूजन है, मतलब परफ्यूजन तो है लेकिन वेंटिलेशन कुछ भी नहीं हुआ है उस एरिया में, तो इसलिए उसका रेशियो आ गया हमारा 0। अब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं इसको लेके हमारी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होनी चाहिए। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है वो हमारी होती है ज़्यादातर, जैसे कि मतलब पास वेंटिलेशन किस में नहीं होता, मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज रहती है, सिंपल सी बात है। या पस का कलेक्शन हो गया, जैसे एडीमा बताया मैंने, पल्मोनरी एडीमा, उसमें भी कनेक्शन हो जाएगा, इसलिए वेंटिलेशन कहीं हो सकता है। ये एल्वियोलाई में तो पानी भरा पड़ा है, तो अब सिंपल सी बात है, अब एल्वियोलाई पानी भरा पड़ा है तो सिंपल सी बात है उसके अंदर पानी, वो एयर तो आ ही नहीं सकती ना, चाहे भले ही ब्लड सभी सप्लाई कितनी हो रही है। तो पस का कलेक्शन हो रखा है, या मैंने बताया फाइब्रोसिस हो सकता है, कोलेप्स है, सिंपल है कोलेप्स में भी तो वॉल्यूम कम हो जाते हैं, जो टाइडल वॉल्यूम
हुए हमारे, या टोटल लंग कैपेसिटी हुई वो भी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, वेंटिलेशन हो नहीं रहा हमारा, या ऐसे को बहुत से सीवियर लेवल का जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रखी है, जिसमें ब्लड वैसे बिल्कुल पस बहुत ज़्यादा जमी हुई है, ब्लड जो वेंटिलेशन है वो पहुँच ही नहीं रहा। ये कंडीशन हो जाती है। फिजियोलॉजिकल मैंने बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो शुरुआत वाली स्टेज होती है उसमें हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं जाते ही स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से हमारा वेंटिलेशन वो एक्सचेंज हमारा। भाई सिंपल सी बात है, कोई काम है वो जाते ही तो स्टार्ट नहीं होता है ना, भले कहीं भी कितनी भी रफ्तार हो। तो उसकी एकदम बिल्कुल ही एकदम स्टार्टिंग की बात है, बिल्कुल ही बिल्कुल स्टार्टिंग की, कि सिंपल सी बात है हमारा गया तो सही ब्लड वेसल से, लेकिन वो डीऑक्सीजनेट वाली कंडीशन में या ऑक्सीजनेशन उसका हुआ नहीं है। ये चीज़ है, ध्यान रखें। और ये इसके बाद अगर बात करें तो फिर हमारा चलता है नॉर्मल कर्व। फिर आता है हमारा लास्ट वाली की स्थिति में, जिसमें क्या हुआ हमारा, कौन सा, इंस्पायर्ड एयर वाली स्थिति। इंस्पायर्ड एयर का मतलब क्या है कि उसमें खाली ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, जिसका प्रेशर ध्यान रखें 149 होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब आंकड़े भी याद रखें, क्योंकि ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट रहता है आपकी का जो यहाँ पे, तो इसलिए आंकड़े याद रखने जरूरी है आपको। सिंपल सी बात है, लाइट बोली जल्दी चल, सिंपल सी बात है, आंकड़े बनाए रखना जरूरी होता है आपके का, तो आंकड़े याद रखना जरूरी होता है। 149 और बाई जीरो ध्यान रखें, यानी कि तो एक कर्व है वो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, कार्बन सिंपल सी बात है इस प्रकार, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में जीरो, PO2 पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है फिर 100% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, हमारा ऑक्सीजन भी होता है अच्छा खासा। बीच में जो होता है वो नॉर्मल रहता है 0.8। कुछ कंडीशन जहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, इस तरीके से कंपेरेटिवली जो है हमारा क्या हो गया इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा जैसे हमेशा तो है नहीं कि बिल्कुल ही एकदम अनंत तक ही पहुँच जाएगा, मान के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भी आ रहा है, जैसे 2.5-3 तक पहुँच जाता है। जैसे मैं अब जून के बारे में बात करूँगा, उसके बारे में लास्ट टॉपिक रहेगा, तो सिंपल सी बात है उसके में यदि थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, ज़्यादा आने का मतलब है कि वेंटिलेशन तो है अच्छा खासा, लेकिन परफ्यूजन उसकी तुलना में उतना है नहीं है। अब इससे लेकर पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या निकाली जा सकती है हमारी, पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है वो ये निकाली जा सकती है कि सिंपल सी बात है, वेंटिलेशन वाले परफ्यूजन नहीं, तो सिंपल सी उसका सेम कारण होगा कि उसके आर्टरी में ब्लॉक आ गया। और आर्टरी में ब्लॉक कब आ सकता है, आर्टरी में ब्लॉक आता है मेन हमारे, सिंपल सी बात है कि आर्टरी में ब्लॉक आता है हमारे, वो एम्बोलिज्म जो होता है हमारी घटना उसमें आता है, क्योंकि एम्बोलिज्म जो होता है, कोई एम्बोलस है वो अटक जाता है सिंपल सी पल्मोनरी सर्कुलेशन में, आगे फ्लड फ्लो करता नहीं है, तो एम्बोलिज्म में आता है। या फिर मैंने पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, तो सिंपल सी बात है काफ़ी बार होता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन ये लिख दे, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन को लेके आपको सबसे बड़ी चीज़ सोचनी चाहिए क्या उसमें हाइपोक्सिया तो डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि हाइपोक्सिया डेवलप होता है तो उसमें क्या होता है, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने लग जाता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, अरे यार ये वेसो कंस्ट्रिक्शन होने लग जाता है यार, बार बार मैं भूल जाता हूँ, वेसो कंस्ट्रिक्शन होने लग जाता है, तो क्या होता है उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लड फ्लो कम करेगा, जिसके क्या गया परफ्यूजन वाला रेशियो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये अपने कॉन्सेप्ट है, पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट ही बता दिए मैंने इसके, और फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट ही बता दिए, और आपको कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, वो काफ़ी खासकर जैसे आप क्वेश्चन में पूछेगा तो उसके एरिया में कोई फिजियोलॉजिकल कब दे सकता है, और फिर एक आध पैथोलॉजिकल कंडीशन ही पूछ सकता है आपसे, तो मैंने उसके बारे में चर्चा कर दी है। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ आप जब डिजीज़ पढ़ेंगे तब भी आपको ये इसको पहचानना थोड़ा सा आसान पड़ेगा डिजीज़ को, ये चीज़ है। फिर हमें एरिया के लिए थोड़ा सा हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा एक सेकेंड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करी थी, ये ऊपर का ग्राफ मैंने बताया था, तो ये एक तरीके से 3 हमारे एरिया हो गए, ये ऊपर ऊपर का हो गया एपेक्स हमारा, फिर हो गया हमारा बीच का एरिया, फिर हो गया हमारा आधारशिला वाला एरिया। तो ऊपर ऊपर वाले एरिया में मैंने बताया था, क्या बताया था कि ऊपर ऊपर वाले जो एरिया है उसमें जो नीचे उसमें ब्लड प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा, कोई की सिंपल सी बात है, जो हमारा वीनस स्वेलिंग होती है इसके कारण नीचे की साइड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कंपेरेटिवली, तो नीचे की साइड ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। और कितना ज़्यादा मिलेगा ये देख लेना, कुछ हद तक कुछ हर जगह में एक आंकड़े अलग मिलते हैं, तो ये गाइडेंस का ये हो रहा है, तो इसलिए ये ध्यान रखना नीचे की साइड वैसे ब्लड प्रेशर है उनको ज़्यादा मिलेगा, ऊपर की साइड हमारा ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, यानी परफ्यूजन भी तरीके से कम मिल रहा है। और जो कि वेंटिलेशन ध्यान रखना, जो वेंटिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट सीधे ही लाइन लगी हुई है, अब कॉन्सेप्ट उसके बारे में बताने का क्यों मिल रहा है,
लेकिन उसमें भी चीज़ ध्यान रखना कि अपर साइड पे वेंटिलेशन है वो कम मिलता है और नीचे की साइड होती है बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ है। बस ये चीज़ मेन अंतर हमें ब्लड प्रेशर में मिलता है। मेन चीज़ इसको डिसाइड करेगा वो हमारा ब्लड प्रेशर डिसाइड करेगा। अब इसमें बारे में बात करके चलें तो क्या होता है हमारा जो हम शुरुआत वाली कंडीशन जो अपर जोन बिल्कुल एपेक्स वाला एरिया है वहाँ वेंटिलेशन तो कम है, लेकिन जो परफ्यूजन है वो और भी ज़्यादा कम है। तो क्या होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमारा बढ़ा हुआ मिलेगा। ये काफ़ी हद तक कारण होता है कि ट्यूबरकुलोसिस होता है वो अपना डेरा एपेक्स पे जमाता है। जैसे काफ़ी बार एक वैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस वाला है वो हमारा एपेक्स में क्यों जमा लेता है, उसका कारण ये है भी वेंटिलेशन परफ्यूजन अच्छा खासा यही हो रहा है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है रेशो यही। दूसरे में बात करी जाए जो बीच का एरिया है वहाँ पर नॉर्मल जो मैं 0.8 वगैरह वाला बताया था वो रहता है। नीचे वाला एरिया होता है उसमें कम रहता है क्योंकि सिंपल सी बात है वेंटिलेशन तो बढ़ा लेकिन परफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उसकी तुलना में। ये चीज़ है तो इसमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है परफ्यूजन पे, उसी को किताब में डिस्कस कर रखा है। उसका वेंटिलेशन का फैक्टर को डिसाइड करने रखा कि ऊपर ज़्यादा क्यों मिलता है, नीचे फिर ऊपर कम क्यों मिलता है, नीचे ज़्यादा क्यों मिलता है, ये कॉन्सेप्ट आता है। मेन आता है फिर इसमें एक तरीके से पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर दिया हो सकता है इसमें। तो इसमें ध्यान रखना जो मेन चीज़ है शुरुआत वाली स्टेज होती है उसमें पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो पल्मोनरी एल्वियोलर प्रेशर होता है वो आर्टीरियल प्रेशर से ज़्यादा होता है। जैसे मतलब जैसे अब तो थोड़ा सा उल्टा सा हो जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं पर तो पल्मोनरी एल्वियोलर प्रेशर जो होता है वो हमारा आर्टीरियल प्रेशर से ज़्यादा मिलता है और वीनस प्रेशर तो कम मिलता है इससे। तो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर जो एल्वियोलर प्रेशर होता है वो ऊपर जोन में, पल्मोनरी एल्वियोलर प्रेशर उससे कम, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर उससे कम, पल्मोनरी वीनस प्रेशर। जो 2 के बारे में बात करें इन्होंने तो उसमें क्या मिलता है हमें, सिंपल सी बात है जो जोन 2 में बात करके चलें तो उसमें क्या मिलता है हमको, सिंपल सी पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है और पल्मोनरी एल्वियोलर प्रेशर उससे कम और उससे कम पल्मोनरी वीनस प्रेशर। उसमें ठीक है मान के जाए तो एल्वियोलर का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वो सबसे नीचे चला जाता है। ये उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर, फिर पल्मोनरी वीनस प्रेशर और फिर पल्मोनरी एल्वियोलर प्रेशर। ये आप कॉन्सेप्ट आपको सीधे याद रखना है, इसमें ज़्यादा खास घूमना नहीं है। फिर लास्ट में आपकी गार्डन में डिस्कस कर रखा है कि एम्पाइसीमा में क्या समस्या रहती है एक तरीके से। तो एबनॉर्मल में एबनॉर्मल कैसे मिलता है, तो ये तो मैंने बताया था कि एक तरीके से एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से उसमें कफ वगैरह तो मिलता ही है, कफ वगैरह तो मिलता ही है, उसके अलावा वोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन लग रही है तो सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन तो मिलता ही है। तो ऑब्स्ट्रक्शन होने का कारण क्या होता है कि सिंपल सी बात है जो ब्लड वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा। अब वेंटिलेशन हो नहीं पा रहा और तो एक तो ये कारण है, और दूसरा का कारण हो सकता है कि जो हमारे एम्पाइसीमा में होता है मैंने बताया था इलास्टिन प्रोटीन नहीं मिलता जिसके कारण ब्लैब से बन जाते हैं। तो जो सिंपल है इलास्टिन प्रोटीन जो होता है वो एल्वियोलर वॉल बना रहा था, वही तरीके से उसको भी तो नुकसान पहुंचाता है हमारे ब्लड वेसल्स को। इसलिए जो परफ्यूजन होता है वो भी नहीं हो पाता ढंग से। तो इसलिए ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें परफ्यूजन भी डेफिशिएंट रहता है और वेंटिलेशन डेफिशिएंट रहता है। वेंटिलेशन मेन रूप से डेफिशिएंट रहता है, परफ्यूजन उतना ज़्यादा रहता नहीं है लेकिन परफ्यूजन भी रहता है। तो इसलिए ये एम्पाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप दोनों जगह ले सकते हैं, जिसमें आप वेंटिलेशन भी कम रहेगा, परफ्यूजन भी कम रहेगा। बच्चों कुछ कंडीशन ज़्यादातर अब हमारा मेडिकल एक्सपर्ट तो निकल गया, ज़्यादातर अब कुछ भी आया वो खासकर प्योर फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट से आएगा, वेंटिल उससे पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट से तो आएगा नहीं, आएगा भी तो ऐसा आएगा जो ये फिजियोलॉजी में डिस्कस हो जाएगा। ये चीज़ है तो हमारा जो लगभग जो ध्यान से पढ़ने वाले चैप्टर है वो लगभग खत्म होने वाले हैं इस तरीके से। ये चीज़ है तो अब इसके बाद में शायद हो सकता है मैं थोड़ी स्पीड बढ़े पढ़ाने की, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ याद रखना, आगे वाले कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि सिंपल सी बात है आपको पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला चैप्टर आपसे इतने हालात नहीं पूछेगा क्योंकि ये एक थोड़ी सी हाई यील्ड कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मतलब समझाने की जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। वो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ऐसे है कि आप सीधे याद कर सकते हैं उनको, काफ़ी ऐसे फिर भी चिंता हो जाए मैं लेक्चर सबके लूँगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ऐसे बात नहीं है, आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और मैं कुछ नहीं कहूँगा।